हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द वन शॉट सीरीज, जहां पर हम हर चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं इन जस्ट 15 मिनट। और आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल। आपको बता दें ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10 साइंस का। आप लगाने वाले हो आग अपने एग्जाम्स में। आपको कुछ नहीं करना, दबा के इन वीडियोस को शेयर करना। जितना प्यार आपने रेगुलर कंप्लीट सिलेबस पर दिखाया उतना ही प्यार दिखाना इन वीडियोस पर। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपने एग्जाम में आग लगाने वाले हैं। और आज की इस पहली हेडिंग को देखते हैं, खुशबू आने वाली है। देखो, तो बात करेंगे मेटल्स क्या होता है। तो याद रखना, मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। दैट्स व्हाई हम इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। जैसे अगर आपसे कह दूं भाई कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, दैट मीन नेगेटिव को लूज कर देगा, तो क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इलेक्ट्रो, दैट मीन मेटल कैसे हैं, बोला इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे देख रहे हो ना, ये सारे के सारे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो सारे मेटल ऐसे होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब बात करेंगे मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है कि भाई मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब है मेटल्स मोस्टली कैसे होते हैं, प्योर स्टेट में ये इनकी सरफेस शाइनी होती है। जैसे कि मान लो आप गोल्ड को देख लो, सिल्वर को देख लो, प्लेटिनम को देख लो, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। दैट मींस प्रॉपर्टी ऑफ शाइनी सरफेस। ओके, नाउ बात करेंगे मेटल्स कैसे होते हैं। बोला मेटल्स होते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है लचीलापन। लचीलापन, लचीलापन का मतलब समझते हो कि हम इनको तो इनको जो है डिफॉर्म करते 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 इनको इनके वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, है ना। आप देख रहे हो कि यहां पर हमने एक चेन दिखाई हुई है ना। केवल इस चेन को ध्यान देखना। देखो, आप इस गोल्ड की चेन को कितनी ज्यादा थिन है, तो आप इस गोल्ड की चेन को और भी ज्यादा थिन बना सकते हो। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इन द शेप ऑफ वायर्स। तो आप इसको याद रखिएगा, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वी कैन draw we can transform a metal into wires. Okay, now तो अब बात करेंगे मेलिएबिलिटी। भाई मेलिएबिलिटी इतनी शानदार प्रॉपर्टी किसी मेटल की कि हम इसको ठोक ठोक के हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थिन शीट्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में, थिन शीट के। जैसे मान लो अगर हमारे पास ये मेटल का एक पीस है, ओके, हम इसको ठोक ठोक के इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थिन शीट में। बात यहीं पर नहीं थमती, हम इस शीट को इतना ज्यादा थिन बना सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। दैट मीन हम इसके आर पार भी देख सकते हैं। और ये जो शानदार प्रॉपर्टी है बोला मेटल्स के पास होती है। लेकिन गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। हम इसको पीट पीट के बोला इतना थिन बना सकते हैं कि इसके आर पार भी हम देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था, इसमें मेटल की, इसमें गोल्ड की थिन शीट को इतना थिन बना दिया कि ये एक तरह से इनविजिबल हो गई थी। और यहां से हमने एटम की डिस्कवरी आसानी से कर पाई। आगे बात करेंगे हाई डेंसिटी। तो जो मेटल्स हमारे होते हैं उनकी डेंसिटी यूजुअली बहुत हाई होती है। यूजुअली मतलब ज्यादातर केसेस में हाई डेंसिटी होती है, बिकॉज उनके पास जो स्ट्रक्चर होता है एटम्स का वो क्लोजली पैक फॉर्मेट में होता है। तो मोस्टली मेटल हैव हाई डेंसिटी बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। तो ये अगर एटम है मेटल्स के, तो देखो पूरी तरह से पैक नजर आ रहे हैं, और इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वो भी काफी कम है। ओके, तो ये क्या है भाई, डेंसिटी का मतलब होता है कि किसके मॉलिक्यूल कितने कितने पास में है। तो इनकी डेंसिटी होती है काफी हाई, दैट मीन इनके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास में है। अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जरा सोचना कि भाई मेटल्स क्या होते हैं, मतलब गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई इनके पास होते हैं बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन। यही इसका रीजन है। क्या होता है, प्लस इसके पास क्या है, बोला बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको बता दें भाई कंडक्टर का मतलब होता है अलाउ करना। क्या होता है, बोला अलाउ करना। जरा ध्यान से देखना यहां पर कि मान लो कि ये है एक अपने पास बस का ड्राइवर, और ये बस चला रहा वाला धूम मचाले धूम मचाले धूम। अब ये क्या है, बोला ये है कंडक्टर। अब यहां पर है पीछे बस का गेट, और यहां पर क्या है, बोला एक पैसेंजर है, मान लो कि आप हो। अब आपने कहा बोला भैया दिल्ली चलोगे, बोला नहीं लंदन जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, वो आपको नहीं जाने देगा, आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये कैसा कंडक्टर है, बोले पुअर कंडक्टर। अगर बोला भैया चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, तो उसका मतलब जाने देगा, और अगर जाने देगा तो ये है गुड कंडक्टर। आप यहां पर देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम में जा रहे हैं, अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम में जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे कि ये एटम है, अब इस एटम का इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी, देखो मान लो आपने क्या किया, आपने यहां से हीट दिया, हीट का एनर्जी, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, तो ये क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, बोला अपने इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के जाना पसंद करेंगे। तो यहां पर मेटल्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट मींस इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने मेटल को छोड़ करके, अपने एटम को छोड़ करके आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या, जो अपने एटम को छोड़ के आगे बढ़ जाए, दूसरे एटम पर तीसरे एटम पर चला जाए, वो हम उसको बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सोचो कि इनके पास क्या बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होता है कि यहां पर जो हीट एनर्जी मिली उसको आगे तक ये जाते जाते सप्लाई कर देते हैं।
हैं। यहां पर जो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी उसको आगे तक सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। अब अगर होते नहीं है तो फिर इनके पास जो है ये जो गुड कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी भी नहीं आती। ये कैसे हैं, बोला पुअर कंडक्टर होते हैं। नाउ अब अगली बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो याद रखना भाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल का जो होता है वो हाई होता है। मेटल का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज आपने देखा होगा अगर आपको किसी चीज को गर्म करना है तो जब आप बॉयल करते हो तो जो रैंडम मोशन हो रहा होता है, पानी या फिर कोई भी लिक्विड इधर उधर खोल रहा होता है ना। तो आप देखते हो कि इस समय जब आप किसी मेटल को बॉयल करते हो, जब आप किसी चीज को जब आप बॉयल करते हो, मेल्ट करते हो, तो जो बॉन्ड होती है ना, जो बॉन्ड होती है वो बॉन्ड टूटती है। क्या होता है, बॉन्ड टूटती है, तभी तो ये इधर उधर खोलते समय, बॉयल होते समय जा पाते हैं। तो याद रखना कि बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा टेंपरेचर तक आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो याद रखना कि मेटल्स को बॉयल जब आप करते हैं, मेल्ट या बॉयल करते हैं, तो बॉन्ड ब्रेक होती है। जबकि मेटल्स के एटम की बॉन्ड होती है स्ट्रांग। अब अगर स्ट्रांग बॉन्ड है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर स्ट्रांग बॉन्ड है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई। तो अगर आपसे पूछा है बोला मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो याद रखना उनकी बॉन्ड काफी स्ट्रांग होती है और स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब तक टेंपरेचर जो है हाई हो जाता है। ओके, नाउ यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि गैलियम देखो, मोस्टली मेटल जो होते हैं, जनरली मेटल जो होते हैं उनका टेंपरेचर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि ये रूम टेम्परेचर पर भी मेल्ट हो जाता है। जबकि मर्क्यूरी ये रूम टेम्परेचर पर आता है जब मेल्ट होता है, जबकि मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर या उससे पहले भी क्या होती है भाई, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो याद रखना कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी को छोड़ करके सभी मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट, अब आप देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपको पहला जो डिफरेंस याद रखना है, दैट मेटल्स आर जनरली सॉलिड, जबकि नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि क्लोरीन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन नॉन मेटल होता है। ओके, इसमें एक्सेप्शन है मर्क्यूरी एंड गैलियम, जिसको आप जानते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मेटल्स, जबकि मेटल्स हैवी होते हैं, जिसमें से एक्सेप्शन होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये काफी लाइट होते हैं। नॉन मेटल जनरली लाइट एंड वेट होते हैं। यहां पर आप देखो मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, जबकि ये नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड भी होते हैं, जबकि ब्रिटल होते हैं। दैट मींस ब्रिटल का मतलब होता है ये कड़क होते हैं, डायरेक्ट टूट जाते हैं, शेप को चेंज नहीं करते। इसमें एग्जांपल देखो कि सोडियम, पोटेशियम इतने भाई मैं कहूंगा भाई हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन है कि आप इनको नाइफ से भी काट सकते हो, नाइफ से भी कट कर सकते हो। कि आयोडीन जो होता है शाइनी नॉन मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि आप यहां पर देखो ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आप इसको सेल वगैरह में आसानी से देख सकते हो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और आपको यहां पर देखने को मिलेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो याद रखना, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल ऑक्साइड जो होती हैं बेसिक नेचर होता है इनका, जबकि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं उनका नेचर होता है एसिडिक। तो आप जानते हो कि मेटल की ऑक्साइड होती है बेसिक, जबकि नॉन मेटल की एसिडिक होती है जो है ऑक्साइड। तो यहां पर एक नया टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम उन मेटल ऑक्साइड को कहते हैं जो कि दोनों प्रॉपर्टी, बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी दिखाती है, बेसिक बिहेवियर शो करता है। तो हमने कहा भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड दोनों प्रॉपर्टी शो करती है, तो उसको कहा कि ये कैसी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है यहां पर अगली जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम एंड वाटर, तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जब मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो रिएक्शन है, ये आप देखोगे यहां पर ये बेस मिल रहा है हाइड्रोजन गैस और ये हीट मिल रही है। ये क्या मिल रही है भाई, हीट। और ये हीट क्या है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से इसका नाम पड़ जाता है। अब सोचो कि ये रिएक्शन इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है कि इसमें भाई आग लग जाती है, और इस तरह से हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। देखो ये सोडियम पोटेशियम में आग लगती है, आयरन में नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आप देखो कि सोडियम पोटेशियम
हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट इज आयोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का मतलब है वो कंपाउंड जो आयन से बने, या फिर मैं आपसे कहूं कि भाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि कोई केमिकल बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कारण बन रही है तो हम उस बॉन्ड को बोलेंगे आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे आप जानते हो Na+Cl नेगेटिव, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया है ना, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इनके बीच में बढ़ गया और ये चिपक के रह गए, चिपक के रह गए, तो इन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड, या फिर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कैसे बनते हैं भाई, कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे भाई। बॉन्ड स्ट्रांग होगी तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन होते हैं, जैसे कि NaCl है ना। अगर आप सॉलिड सॉल्ट देखोगे तो आपको जो क्रिस्टल्स को मिलेगा, इनका जो पैटर्न है वो रेगुलर होता है या फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न हम कह सकते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि NaCl। नमक के पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है बिकॉज उसके पास क्या होते हैं, फ्री आयंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करेंगे, दैट मींस मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचर से। तो याद रखना, रिफाइनिंग प्रोसेस को कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जिस तरह से आप ओर का मतलब होता है, ओर का मतलब होता है वो कंपाउंड जिनसे हम मिनरल, जिनसे हम मेटल को निकाल सकते हैं, जिनसे हम मेटल को निकाल सकते हैं। ओर कहां पाया जाता है, बोला धरती में। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है भाई, पोटेशियम, सोडियम है ना, ये कैल्शियम, इतने इतने ज्यादा जो है रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि जब वाटर इनसे रिएक्ट करता है तो ये काफी ज्यादा अमाउंट में हीट देते हैं। ओके, ये देखो, अब यहां से जब आप नीचे से ऊपर की साइड जाओगे तो ये रिएक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। तो देखो, गोल्ड, सिल्वर, ये हाई, ये मतलब कहेंगे भाई लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, कभी भी इनको कहीं भी पहन कर चले जाओ, कभी इनमें आग नहीं लगती है। अब जैसे ही आप आगे ऊपर की साइड जाओगे तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो भाई ये जो मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो काफी ज्यादा हीट आपको देखने को मिलती है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम आगे बात करेंगे कि भाई एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है। जैसे देखो क्या होता है, ओर का भाई वो कंपाउंड जिनमें से मेटल्स को निकाला जा सकता है, निकाला जाता है। ओके, तो जब ओर मिट्टी में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, बोला मिट्टी में, जैसे कि हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या भाई, हेमेटाइट आयरन की ओर है। इस चट्टान में से, इस रॉक में से, इस मिट्टी में से आयरन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, आयरन निकाला जाता है। ओके, तो एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब है एनरिच करना, दैट मींस मिट्टी में से जितनी भी जो गंदगी वगैरह है, जितनी भी इंप्योरिटी है उसको निकाल देना, उसको कहा जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। और इस इंप्योरिटी को यहां पर एक अलग टर्म दिया गया, दैट इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। चलिए, तो रिमूवल प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंसंट्रेट करना। अब आगे बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें मेटल में हमने 3 कैटेगरी बना दी भाई। एक्सट्रैक्शन में भी लो रिएक्टिविटी वाले मेटल, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल और फिर हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं, जो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं उनको उनकी ओर में से आसानी से निकाल लिया जाता है, उनको उनकी ओर में से आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो भाई जैसे सिनेबार क्या है भाई, सिनेबार इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी। तो सिनेबार में से मर्क्यूरी को निकाल लिया जाता है हीटिंग करके, है ना, हीटिंग अलोन, है ना, हीटिंग करके। कॉपर ग्लैंस इज द ओर ऑफ कॉपर, दैट मीन कॉपर ग्लास वो रॉक है, वो चट्टान है, वो मिट्टी है जिसमें से कॉपर को निकाला जाता है बाय हीटिंग, सिंपल हीटिंग करके। ओके, नाउ अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, भाई वो मेटल जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मिडिल सीरीज में आते हैं, मिडिल ऑफ द सीरीज में आते हैं, तो इनको रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन से निकाला जाता है, मतलब प्योर किया जाता है। देखो, अब सल्फाइड ओर होती है, सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करना बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू कन्वर्ट इन मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या है भाई, सल्फाइड ओर को अगर आप एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे और मेटल ऑक्साइड को हीटिंग करके मेटल बना दिया जाता है। अब कैल्सिनेशन में देखो, कार्बोनेटेड ओर को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना है, एब्सेंस ऑफ एयर में, है ना, हीट किया जाता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्ट ना हो, और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड में और उसके बाद हीटिंग करके इसको ऑक्साइड में कर लेंगे, है ना। तो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग आपको समझ में आ गई, सल्फाइड ओर के लिए, ये कार्बोनेटेड ओर के लिए, ये एक्सेस एयर में, ये एब्सेंस ऑफ एयर में। नेक्स्ट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए मेटल ऑक्साइड को हीट करना पड़ता है किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे कि कार्बन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो क्या बन जाए, जैसे मान लो कि भाई किसी चीज को अपन ने आपके पास कोई मेटल है ना, आपके पास कोई मेटल है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस आपने इसको कार्बन की प्रेजेंस में हीट कर दिया। अब क्या होगा भाई, कैल्शियम अलग आ गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गई। ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दे दिया, ठीक है। आगे बात करेंगे नाउ।
तो यहां पर आप देखोगे एक्सट्रैक्शन, अब वो मेटल जो हाईली रिएक्टिव होते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम, अब इनका क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, इनको हीट करके नहीं किया, बोला इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव आग लगाओगे तो आग लगी जाएगी, है ना। तो अब देखो, अब रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक, जैसे मान लो अब ये अपने पास एक एनोड ले ली और एक कैथोड ले ली, एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया बैटरी को और इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया गया तो उसको कैथोड कहा गया। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इंप्योर मेटल होता है, कैसा होता है, इंप्योर मेटल, कैसा होता है, इंप्योर मेटल। अब इसकी जो इंप्योरिटीज होंगी, आपने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई, इसकी जो इंप्योरिटीज होंगी वो एनोड मड मिट्टी के फॉर्म में नीचे आ जाएंगी, और यहां पर क्या होता है, कैथोड, ये कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। अब यहां से आयंस निकलेंगे, कॉपर के आयंस निकलेंगे और उस इलेक्ट्रोलाइट के होते हुए बोला यहां पर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो इंप्योर मेटल होता है उसको एनोड बनाया जाता है और नीचे एनोड मड इकट्ठी हो जाती है। अब यहां से क्या होता है कि जो Cu2+ आयंस यहां से इकट्ठे होकर के इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है और यहां पर जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने ले लिया। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब बात करेंगे अलॉयज। तो होता क्या है भाई, मेटल्स में अलॉइंग एक मोस्ट इंपोर्टेंट फेनोमेना है। क्या होता है कि जनरली गोल्ड या फिर बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट। अब इसको करना पड़ता है, अब अगर ये सॉफ्ट है तो हम इसको जो है अपने प्रैक्टिकल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर यूज नहीं कर सकते तो फिर काम क्या आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, इसमें कुछ मिक्सिंग करनी पड़ती है, मेटल या नॉन मेटल मिला करके, मेटल या नॉन मेटल मिला करके इनको अलॉय बनाया जाता है। अलॉय क्या करता है, कंपोजिशन की क्वालिटी को भाई इंप्रूव करता है। जैसे लेड और टिन को मिला दिया तो ये क्या बन गया भाई, सोल्डर बन गया। आयरन और कार्बन को मिला दिया तो स्टील बन गया। ओके, तो ये जो है अपनी अलॉइंग कहलाती है। अब याद रखना भाई, कोरोजन क्या होता है, तो कोरोजन यदि किसी सरफेस पर, यदि किसी मेटल की सरफेस पर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाए तो ये लेयर, मतलब एयर वाटर मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो ये लेयर क्या करती है, ये लेयर क्या करती है भाई, उस मेटल को डिकम्पोज धीरे धीरे डिके करना स्टार्ट कर देगी और वो मेटल खराब हो जाएगा। अब देखिए, कोरोजन से यदि हमें किसी मेटल को बचाना है तो याद रखना कि उस मेटल की सरफेस को एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आने पाए, है ना, अदरवाइज जो है फिर कोरोजन हो जाएगा, ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। तो यहाँ इससे बचने के लिए हम ऑयलिंग ग्रीसिंग तो करते ही हैं ताकि सरफेस जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आ पाए। लेकिन गैल्वेनाइजेशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो है प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि किसी, जैसे मान लो ओरिजिनल मेटल अगर ये है, अब हम चाहते हैं कि इस मेटल की सरफेस पर जंग ना लगे, तो इस पर क्या करते हैं, एक मोल्टन जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, जिंक को मेल्ट करके इसके ऊपर लगा देते हैं और अब ये जो नॉर्मल सरफेस है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच जाएगी और हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो भाई गैल्वेनाइजेशन के अदर नेम क्या है, बोला जा कबूतर जा, भाई ये पढ़ा लिखा कबूतर है। अभी अगर बोला गैल्वेनाइजेशन को आप जिंक कोटिंग भी कहते हो, जिंक प्लेटिंग भी कहते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हो और उसके साथ साथ जो है आप कवरिंग भी कहते हो। तो ये सारी बातें हैं इस चैप्टर के लिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा भाई थैंक यू सो मच, और आप जो है बहुत शानदार अपने एग्जाम में परफॉर्म करें। इसके साथ साथ आपको वीडियो पसंद आई हो, आप चाहते हो कि इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट आपको इस तरह से मिलता रहे, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो और बहुत सारे स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हो, जिससे मैं डायरेक्टली कहूंगा कि भाई इस चैनल की ग्रोथ होगी और आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर योर ऑल लव, थैंक यू गाइस।